हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो है हम लोग पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन चैप्टर देख रहे थे। इसमें हम लोग पुष्प का नर भाग और पुष्प का मादा भाग देख चुके हैं। पुष्प के नर भाग में देखे थे कि पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पुंकेसर, जिसके 3 भाग होते हैं, सॉरी 2 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं परागकोश और एक को बोलते हैं तंतु। उसी जो पुष्प का मादा भाग है उसको कहते हैं स्त्री केसर, और उसका जो होता है 3 भाग होता है। एक तो वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिका होता है और एक अंडाशय होता है। फिर अंडाशय के अंदर जो होता है बीजांड होता है, और बीजांड जो होता है जो कि अंडाशय के अंदर होता है, तो उसका हम लोग जो है संरचना देखे हुए थे। और देखे थे बीजांड के अंदर जो होता है भ्रूणकोश होता है, और भ्रूणकोश बनने की जो प्रक्रिया है उसको दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। और देखे थे कि जो दीर्घ बीजाणु होता है, मतलब कि जो बाद में उसी को भ्रूणकोश कहते हैं, उसमें 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। ठीक है, याद आ रहा है। जैसे कि ये जो है भ्रूणकोश होता है, ठीक है। देखो ये था तुम्हारा बीजांड, ये क्या था, बीजांड था, है ना। ये तुम्हारा बीजांड था जो कि अंडाशय के अंदर होता है। और ये भाग जुड़ा हुआ है फनिकल, इसको बोलते हैं फनिकल, जो प्लासेंटा का भाग है। तो ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फनिकल। ठीक है। उसके बाद जो है हम देखे थे कि ये जो भाग होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइलम। ये तुम्हारा हो गया बाहरी आवरण, एक हो गया अंत आवरण। और उसके बाद देखे थे कि अंदर में होता है बीजांड का, और ये होता है भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश देखो तो ये सिरा कहलाता है बीजांड द्वारी सिरा, ये कहलाता है निभागीय सिरा। जो बीजांड द्वारी सिरा है, इधर भी 3 कोशिका होता है और यहाँ भी 3 कोशिका होता है, बीच में 2 केंद्रक होता है। जो 3 कोशिका इधर है उसको क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। उसमें से 2 कोशिकाएं हैं, इनको कहते हैं सहायक कोशिका, और जो 1 कोशिका है इसको बोलते हैं अंड। वैसे ही यहाँ पर जो 3 कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं प्रतिव्यांशात कोशिका। ये जो बीच में कोशिका है उसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका, और उसके अंदर कौन है, ध्रुवीय केंद्रक, या उसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो ये सब बात जो है हम पिछले क्लास में देख चुके थे। अगर नहीं देखे तो जाओ, जो पिछला वीडियो है शायद लेक्चर नंबर 8 है ना, उसको पहले देख लो, उसके बाद उसको देखना। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प में परागण क्या होता है और कैसे होता है। परागण अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पी लिखे हैं। ठीक है, पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन क्या है, जैसे देखिए कि पुष्प का जो नर भाग होता है परागकण, वो कहाँ बनता है, जो परागकोश में बनता है। और जो पुष्प का मादा भाग होता है ये कहाँ बनता है, बीजांड में बनता है। तो देखो यहाँ पर पुष्प का मादा भाग है और यहाँ पर पुष्प का नर भाग है। तो यहाँ से जो नर भाग से परागकण है वो निकल कर यहाँ पर जाएगा, और जब यहाँ पर जाएगा तभी ना अंदर जा पाएगा। देखो नर भाग तो यहाँ पर है और मादा भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से जो नर भाग है, यहाँ नर भाग ये निकल के यहाँ पर जाएगा। नर भाग जो है यहाँ से परागकण निकल के यहाँ पर जाएगा। इसी जो जानने की प्रक्रिया है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को परागण कहा जाता है। तो परागण क्या है, परागण ऐसी प्रक्रिया है इसमें जो पुष्प का नर भाग होता है उसमें से परागकण निकल, मतलब परागकोश से, इसको क्या करते हैं परागकोश, परागकोश से परागकण निकल के और कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या होता है आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी से समझो कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, याद रखना है। फिर सुनो, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। फिर से सुनो, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। अब देखो परागण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। परागण होता है कितने प्रकार का, इसको मिटा जाते हैं। परागण होता है, बोलो कितने प्रकार का होता है, बोलो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं स्वपरागण, एक को क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है स्वपरागण, अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और एक को कहा जाता है परपरागण, एक को कहा जाता है परपरागण, या अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी का एक और नाम जीनोगेमी भी होता है। ठीक है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, और एक कौन होता है परपरागण। स्वपरागण क्या है, तो देखो जब कोई भी परागकण, ठीक है, एक पौधा से निकलकर उसी पौधा में जो जाए, मतलब कि अगर एक ही पौधा के अंदर परागण हो तो उसको कहते हैं स्वपरागण। अगर एक ही पौधा के अंदर परागण हो
उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। और अगर एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण हो उसको कहते हैं परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगेमी। क्या लिखे हैं ये? जीनो, XENOGAMY, ठीक है, जीनोगेमी। तो अगर जो परागण है वो एक ही परागण जो है एक ही पौधे में हो रहा है, तो मान लो कि ये एक पौधा है, ठीक है, इसमें पुष्प है, इसी में का परागण इसी में जा रहा है, तो उस तरह के जो परागण है उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। और ये मान लो एक पौधा है, ये मान दूसरा पौधा है, यहाँ से परागकण निकल के यहाँ जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें परागकण निकल के जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परपरागण। तो दो चीज हुआ, एक वो स्वपरागण, एक वो परपरागण। स्वपरागण क्या है? एक ही पौधे के अंतर परागण हो उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। और एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण हो उसको क्या कहते हैं? परपरागण। एक ही पौधे में हो तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक पौधे से दूसरे पौधे में हो तो क्या कहते हैं? परपरागण। अब देखो, स्वपरागण का बात करें, ये भी दो प्रकार का होता है। जो स्वपरागण होता है ना, ये भी होता है दो प्रकार का। एक को कहा जाता है इसमें स्वयुग्मन, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोगेमी, और एक को कहते हैं समजात पुष्पी परागण। एक को कहते हैं समजात पुष्पी परागण, अंग्रेजी में बोलते हैं जेटोनोगेमी। तो एक होता है स्वयुग्मन और एक क्या होता है? समजात पुष्पी परागण। देखो दोनों में ये बात तो समझ ही रहे कि स्वपरागण है मतलब कि सेम प्लांट है ना, एक ही प्लांट में हो रहा है। अब परपरागण है तो जो पोलिनेशन है वो विभिन्न पौधों में होता है, तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं डिफरेंट प्लांट में होता है। और इसमें क्या होता है? सेम प्लांट। इसमें क्या होता है? डिफरेंट प्लांट। अब देखो इसमें क्या है ना, देखो मान लो ये पौधा है तो इसमें मान लो ये पुष्प है, एक पुष्प मान लो ये। अब इसमें दो चांस है, जो स्वपरागण है उसमें दो कंडीशन पॉसिबल है। एक कंडीशन तो ये है कि मान लो इसमें से निकला इस पुष्प से, इसी पुष्प में चला गया, मतलब कि सेम प्लांट सेम फ्लावर। और या क्या संभव है कि इसमें से निकला और इसमें गया, मतलब दो कंडीशन है, या तो एक ही पौधे में एक ही पुष्प में हो जाए, या फिर एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो। तो अगर एक ही पौधे के एक ही पुष्प में है इसको कहते हैं स्वयुग्मन, और अगर एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प में हो इसको क्या बोलते हैं? समजात पुष्पी परागण। तो स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन होता है सेम प्लांट सेम फ्लावर, है ना, सेम प्लांट सेम फ्लावर, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में हो उसको क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। समजात पुष्पी परागण क्या है? तो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। इतना तो अंग्रेजी समझते हैं ना, अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे आजकल, समझ ही रहे होगे, है ना। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, बात समझ में आई? देखो अगर एक ही पौधे में परागण हो, एक ही पौधे में, उसको बोलते हैं स्वपरागण। एक पौधे से दूसरे पौधे में हो तो क्या कहते हैं? परपरागण। अब एक ही पौधे में एक ही पुष्प में हो, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में हो, एक ही पुष्प, मान द्विलिंगी पुष्प है, इसी में से परागकण निकल गया इसी में आ गया, तो एक ही पौधे के एक ही पुष्प में हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। और एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प में हो, एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प में हो इसको क्या कहा जाता है? समजात पुष्पी परागण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आया परपरागण। अब परपरागण जो है ये एक पौधे से दूसरे पौधे में है, डिफरेंट प्लांट में होगा। अब ये जो परपरागण है इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में होना है तो कोई ना कोई इसको माध्यम चाहिए, कोई ना कोई इसको कारक चाहिए जो लेकर जाए। अब मान लो परागकण को यहाँ से यहाँ जाना है तो कोई ना कोई लेकर जाएगा तब ना जाएगा। अब या तो लेकर हवा जाए, या लेकर पानी जाए, या लेकर कीट जाए, कुछ भी तो हो जो लेकर इसको यहाँ से यहाँ तक जाए। तो देखो तो वो जो कारक है वो दो तरह के हो सकते हैं, मतलब परपरागण जो है ये दो तरह के कारकों से हो सकता है। कौन कौन? या तो हो सकते हैं कुछ जैव कारक, है ना, बायोटिक फैक्टर, या हो सकते हैं अजैव कारक, या इसको बोल सकते हैं एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। जैव कारक क्या है? तो मान लो कि जो लेके जा रहा है वो कोई जीवित चीज हो, जैसे कि चींटी हो, है ना, कीट हो, पक्षी हो, चमगादड़ हो, तो वो जो कारक होंगे जो लेकर जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? जैव कारक। और अगर जो लेकर जा रहा है वो मान लो कोई अजैव हो, जैसे कि मान लो हवा हो या पानी हो, तो उसको कहेंगे अजैव कारक। मतलब कि अजैव कारक में या तो हवा आ सकता है,
तो अगर परागण हवा से होता है तो इसको कहते हैं एनिमोफिली, ये रट लेना, ज्ञान में आएगा, ठीक है। कि अगर परागण हवा से होगा तो वो क्या कहलाएगा, एनिमोफिली। अगर परागण पानी से होगा, पानी मतलब जल, जल लिखते हैं, ठीक है। अगर परागण जल से होगा तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। अगर परागण किससे होगा, जल से, तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, ठीक है। अगर हवा से होता है तो कहते हैं एनिमोफिली, और अगर जल से होता है तो क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अजैव कारक। अब है जैव कारक। जैव कारक में क्या है, कोई ना कोई जीवित चीज होगा जो लेकर जाएगा। अब जो जीवित चीज लेकर जाएगा वो या तो तुमको कीट हो सकता है जो लेकर जाए, किसी कीट के द्वारा। कीट मतलब क्या होता है, इंसेक्ट। कीट कौन होता है, जिसका भी 6 पैर है वो कीट है। तुमको अगर शक है कि कोई चीज कीट है कि नहीं तो कीट, अगर उसका 6 पैर है तो कीट है। जो भी अगर कीट से परागण होगा तो उसको कहते हैं इंटोमोफिली। अगर कीट से परागण होगा तो उसको क्या कहेंगे, इंटोमोफिली। अगर मान लो चींटी से परागण हो, चींटी से, एंट से, तो उसको कहते हैं मिर्मेकोफिली। चींटी भी लेके जा सकती है, तो अगर चींटी लेके जाए तो उसको क्या कहते हैं, मिर्मेकोफिली, मिर्मेकोफिली। अगर मान लो कि परागण जो है वो तुमको पक्षी से हो, कि पक्षी लेकर जाए, पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बर्ड, तो किसी बर्ड से हो, इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं इसको, ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली। और अगर मान लो कि चमगादड़ से हो, चमगादड़ समझते हैं, उससे भी हो सकता है, अंग्रेजी में कहते हैं बैट, तो इसको कहते हैं काइरोपटेरोफिली। देखो लिख रहे हैं काइरोपटेरोफिली, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कीट, पक्षी, हवा और पानी, ठीक है। तो फिर से समझो एक बार, परागण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण एक पौधे मतलब परागकोश से निकलकर वर्तिकाल तक पहुंचती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अगर एक ही पौधे में परागण हो रहा है उसको क्या कहते हैं, स्वपरागण। और एक पौधे से दूसरे पौधे में हो रहा है उसको क्या कहते हैं, परपरागण। स्वपरागण अगर हो रहा है और एक ही पौधे के एक ही पुष्प में हो रहा है तब उसको क्या कहते हैं, स्वयुग्मन। और एक पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो रहा है उसको क्या कहते हैं, समजात पुष्पी परागण, ठीक है। सेम प्लांट में हो रहा है स्वपरागण, डिफरेंट प्लांट में हो रहा है परपरागण। सेम प्लांट में सेम फ्लावर में हो रहा है स्वयुग्मन, सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर में, एक ही पौधा के अलग अलग पुष्प के बीच में परागण हो उसको क्या बोलेंगे, समजात पुष्पी परागण। अब देखो जो परपरागण है, परपरागण, ये एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना है तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए लेके जाने के लिए। तो यहाँ तो माध्यम कोई जैव कारक हो सकता है या कोई अजैव कारक हो सकता है। जैव कारक मतलब कि कोई जीवित चीज जैसे कि कीट, चींटी, पक्षी, चमगादड़। अगर कीट लेकर जाएगा तो सबसे अधिक परागण जो है वो कीट के द्वारा होता है। हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो परागण है वो किसके द्वारा होता है, तो कीट के द्वारा। और कीट से जो होने वाला परागण है उसको क्या कहते हैं, इंटोमोफिली। रट लो इसको, कीट से होने वाला परागण क्या कहलाता है, बोलो, इंटोमोफिली। क्या कहलाता है, इंटोमोफिली। अगर परागण चींटी से होगा तो उसको कहते हैं मिर्मेकोफिली। अगर परागण पक्षी से होगा उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। अगर परागण चमगादड़ से होगा उसको कहते हैं काइरोपटेरोफिली। क्या बोलते हैं, काइरोपटेरोफिली। पहले सुनो, कीट से होगा तो इंटोमोफिली, चींटी से होगा तो मिर्मेकोफिली, है ना। अगर मान लो कि पक्षी से होगा तो ऑर्निथोफिली, और अगर जो है चमगादड़ से होगा उसको क्या बोलेंगे, काइरोपटेरोफिली बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर अजैव कारक है, मतलब कोई अगर अजैव कारक है उसमें से अगर हवा से होगा तो एनिमोफिली और जल से होगा तो हाइड्रोफिली। तो इसका आपको याद रखना चाहिए। इसका एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको लिख लेना। ले लिए, मिटाएं, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये देखें परागण के बारे में। अब परागण के बारे में छोटी छोटी बातें देखें, कुछ बातें हैं इसमें परागण में, उसको थोड़ा सा देख लो। ये परागण का बेसिक बात हुआ, ठीक है। तुमको ये सब का डेफिनेशन जो है नोट्स में लिखा हुआ होगा, तुमको नोट्स मिल ही गया होगा अभी तक, तो उसमें जो है इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है।
तुम देखो कुछ बातें देखो, जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो दो तरह का पुष्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे जैसे कि कौन कौन, जैसे कि वायोला, ठीक है, वायोला पौधा का नाम है। वैसे ही तुमको ऑक्जेलिस पौधा का नाम है, और वैसे ही कॉमेलिना। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो दो प्रकार का पुष्प उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार का पुष्प कौन कौन, तो एक को बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर, दूसरे को बोलते हैं कैलेस्टोगेमस फ्लावर। ये जो पौधे हैं कुछ, जैसे कि वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है, ये दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, कैस्मोगेमस, कैलेस्टोगेमस। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल, तुमको सब हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है। और इसको बोलते हैं अनुन्मिल परागणी पुष्प। तो दो प्रकार के जो पुष्प है ये उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, यही मेन चीज है। देखो अंतर क्या है, जो कैस्मोगेमस फ्लावर होता है ना, इसमें जो वर्तिकाग्र है वो खुला हुआ होता है, और जो कैलेस्टोगेमस फ्लावर है इसका जो वर्तिकाग्र है ये ढका हुआ होता है, ठीक है। उससे होगा क्या, देखो जैसे मान लो कि ये अगर तुमको वर्तिकाग्र, ये तुमको हो गया, ठीक है, हो गया। इसमें वर्तिकाग्र क्या है, खुला हुआ है। मान लो कि कोई द्विलिंगी पुष्प भी है, वर्तिकाग्र खुला हुआ है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यहाँ पर परागण का भी चांस रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पर परागण हो सकता है कि नहीं, सोच द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन क्या फिक्स है कि हमेशा इसमें स्वपरागण नहीं होगा, नहीं, पर परागण भी हो सकता है कैस्मोगेमस फ्लावर में, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा देख लेना, तो इंग्लिश में कैस्मोगेमस फ्लावर कौन होता है, इसमें कि जो ये वर्तिकाग्र है खुला हुआ होता है। कैलेस्टोगेमस में क्या होता है कि जो ये वर्तिकाग्र है ना वो ऐसे ढका हुआ रहता है, जो ऐसा वर्तिकाग्र है वो ऐसे ढका हुआ रहेगा, ऐसे वर्तिकाग्र जो है ऐसे ढका हुआ रहेगा, ठीक है, ढका हुआ। बताओ वर्तिकाग्र ढका रहेगा तो क्या उसमें कभी भी स्वपरागण पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यही ध्यान देने वाला बात था कि जो कैस्मोगेमस, देखो जितना भी नॉर्मल पुष्प होता है, जितना हम आसपास देखते हैं वो सब कैस्मोगेमस फ्लावर होता है, लेकिन कुछ पुष्प ऐसे हैं जो दोनों तरह के पुष्प उत्पन्न करते हैं, कैस्मोगेमस भी और कैलेस्टोगेमस भी। कैस्मोगेमस तो खुला हुआ रहेगा तो उसको सब लोग जो है मतलब उसमें स्वपरागण परपरागण सब संभव है, लेकिन एक होता है कैलेस्टोगेमस, इसमें जो है क्या होता है, वर्तिकाग्र ढका रहेगा, और जब ढका रहेगा तो उसमें स्वपरागण ही केवल हो पाएगा, पर परागण होने का कोई चांस नहीं है, ना ही पर परागण ना समजात परागण, कुछ नहीं, केवल स्वयुग्मन ही हो पाएगा, मतलब केवल एक ही पुष्प वाला जो पोलिनेशन होता है परागण वही हो पाएगा, ठीक है। ये अच्छा तुमको ध्यान रखना था। एग्जाम्पल कौन कौन है, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ठीक है। अच्छा एक बात और देख लो, देखो कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि जल में होते हैं लेकिन उनमें परागण जल से नहीं होता है, ठीक। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि जल में होते हैं लेकिन उनमें परागण जल से नहीं होता है, जैसे कि कमल, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लोटस, ठीक है। जैसे कि तुमको कुमुदनी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वाटर लिली, फिर तुमको जलकुंभी, तुमको याद है जलकुंभी हम पहले बताया हुआ एक बार, जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक, क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। तो बताया था ना कि किसमें कौन सा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, बताया था कि जलकुंभी में जो होता है वो होता है ऑफसेट होता है ना, जो कि इसको कायिक प्रवर्धन करवाता है। जलकुंभी बहुत खतरनाक होता है, जो क्या करता है कि जो भी जल में ऑक्सीजन जो खींच लेता है उससे जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये जलकुंभी, ये तीनों होते हैं जल में, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये तीन याद रखो, जल में होते हैं, इनमें परागण जल से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पुष्प होता है वो जल से ऊपर होता है, और जल से ऊपर होगा तो उससे क्या होगा, पुष्प अगर जल से ऊपर होगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जल स्पर्श ही नहीं कर पाएगा पुष्प को, तो जो परागण है वो या तो हवा से होगा या फिर तुमको जो है कीट से होगा। तो बताओ तो जल से होने वाला परागण क्या कहलाता है,
बोलो, जल से होने वाला परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली, है ना। रट लो इसको, एग्जाम में आएगा ये। कीट से होने वाला परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली, है ना। हवा से होने वाला परागण क्या कहलाता है? एनिमोफिली। तो इनमें जो परागण है वो या तो एंटोमोफिली होता है या एनिमोफिली होता है, हाइड्रोफिली नहीं होता है, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कि जल से परागण होता है, जैसे कि नाम याद रखना बस, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया हो गया तुमको, जोस्टेरा, जोस्टेरा, हाइड्रिला, हाइड्रिला, ये सब ऐसे पुष्प हैं जिनमें कि जल से भी परागण होता है। तो इनमें जल से परागण होता है और इनमें जल से परागण नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इन तीनों में जल से परागण होता है, इसमें नहीं होता है। देखो, जो पौधे जल से या फिर वायु से, मतलब अजैव कारक से परागित, इस वाले, ठीक है ना, याद रखना, इनमें जल से परागण नहीं होता है, इनमें जल से परागण होता है, और ये सब जलीय पौधे ही हैं। कमल भी जलीय पौधा है, कुमुदिनी जलीय पौधा है, जलकुंभ भी जलीय पौधा है, लेकिन इनमें जल से परागण नहीं होता है। वेलिस्नेरिया भी जलीय पौधा है, जोस्टेरा भी जलीय पौधा है, और हाइड्रिला भी जलीय पौधा है, लेकिन जल से परागण होता है, ठीक है। कुछ और सुनो, परागण जो होता है, जो भी ऐसे पुष्प हैं जो कि जल से या वायु से, मतलब अजैव कारक से परागित होने वाले हैं, और जो ऐसे हैं जो जैव कारक से परागित होने वाले हैं, उनमें कुछ बेसिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जो भी ऐसे पुष्प हैं जो कि अजैव कारक से परागित होने वाले हैं, वैसे पुष्प में रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होते हैं, और जो भी पुष्प जैव कारक से परागित होने वाले हैं वो रंगहीन होते हैं। अब क्यों? देखो क्या बोले, ये कैसे होते हैं? कलरफुल, और ये कैसे होते हैं? कलरलेस। क्यों? क्योंकि देखो, इनको जैव कारक से होना है, मतलब इनको क्या करना है, इनको जो है आकर्षित करना है कीटों को, तो उसके लिए रंगीन होते हैं। इनमें महक होता है ना, इनमें सुगंध होता है, इनमें सुगंध नहीं होता है। इनका जो परागकण है अजैव कारक वाला, ये हल्का होता है ताकि हवा से उड़ के जा सके, और इनका जो परागकण होता है वो चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है ताकि कीट बैठे उसके पैर में चिपक जाए, तभी ना जा पाएगा। तो कुछ अंतर तुमको याद रखना। पहला अंतर, अजैव कारक से जो भी पौधे परागित होते हैं, वह पुष्प, जो भी पुष्प परागित होते हैं वो पुष्प साइज में जो है बड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो पुष्प होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तीसरी बात कि उनमें गंध नहीं होता है ना, गंधहीन होते हैं। उसके अलावा जो है वो परागकण जो है उनका हल्का होता है ताकि हवा से उड़ के जा सके। और जो भी पुष्प जैव कारक से परागित होने वाले होते हैं, वो पुष्प जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें रंग होता है, उनमें महक होता है, ठीक है, उनके परागकण चिपचिपा होता है ताकि वो जो है उड़ के ना जाए, बल्कि वो चिपक जाए, ठीक है। जब कीट बैठे, पक्षी बैठे, चिपक जाए और फिर जो है वो जाए, ठीक है। तो ये पूरा बात था परागण के बारे में। इसको तुमको नोट्स में लिखा हुआ सब मिल जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगी अभी तक, ये ले लेना। ये जल से परागित होते हैं, जल से परागित नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोनों सेशन मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।